नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज में। दोस्तों, नया वर्ष आया और नए वर्ष की पहली बड़ी डिबेट लेकर हम आपके साथ आ रहे हैं। आप सबको मंगल कामनाएं। हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको मंगल कामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर में सुख समृद्धि हो और सबको जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम बात करेंगे आज के विषय की कि क्या मोदी जी का हर फैसला सही होता है? हर फैसले पर जो मुहर लगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की हो, संस्थाओं की हो, इलेक्शन कमीशन हो या फिर कुछ राज्यों को छोड़ दे तो जनता की मुहर भी लग जाती है। तो क्या उनका हर फैसला सटीक और सही होता है? कभी-कभी ऐसा भ्रम तो होता है, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो शायद ये जो सोच है, ये जो विचार है, उससे मुख्तलिफ यानी कि अलग विचार भी रखता है। अगर ऐसा नहीं होता था तो फिर पूरे 100% वोट मोदी जी को ही मिल जाते थे। अगर ऐसा नहीं होता था तो फिर सभी जज 5-0 से एक जजमेंट नोटबंदी भी देते थे, वो 4-1 का ना हो पाता था। तो नागरत्ना जो जज हैं, महिला जज हैं, उनका जजमेंट नोटबंदी पे कुछ अलग था। इवन आज भी शायद एक जजमेंट आया है जो कि नेताओं के आचरण और बोलने के ऊपर है और उसके अंदर भी जो जजमेंट है शायद वो 4-1 से ही आया है। वहां भी नागरत्ना थी और उनकी सोच अलग थी कि जो मंत्रीगण या कोई जिम्मेदार पदों पर लोग बैठे हैं तो वो अगर वो कुछ बोलते हैं तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। खैर, विषय ये है सारा कि क्या मोदी जी का हर फैसला सही है, सोचा समझा है और कहीं वो गलती नहीं करते, या फिर हम विश्लेषक थोड़ी बहुत अलग चश्मे से उसे देखने की कोशिश करते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक विशिष्ट पैनल। विद्वान हैं सभी, सभी विशिष्ट एनालिस्ट हैं, पत्रकार हैं और सब्जेक्ट के ऊपर पैनी नजर रखते हैं। मैं परिचय करवाऊंगा। धर्म प्रकाश गुप्ता जी हिमाचल से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल सिन्हा जी, स्वागत है आपका। दिलीप गोहिल साहब, स्वागत है आपका। और जिगर दोषी साहब, आपका भी स्वागत है। आप भी गुजरात से जुड़ रहे हैं और दिलीप गोहिल साहब भी गुजरात से जुड़ रहे हैं। अनिल सिन्हा जी शायद दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मैं पुणे में हूँ। पूना से जुड़ रहे हैं, सॉरी। तो फिर वो मेरे स्टेट महाराष्ट्र से ही आप जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अनिल सिन्हा जी आपसे ही। पृष्ठभूमि आपने जान ली और कोई भी कोर्ट का भी जजमेंट हो, चाहे पैगासस पे हो, राफाल पे हो, नोटबंदी पे हो, राम जन्मभूमि पे हो, प्राइवेसी पर हो या कुछ डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे हो, जो भी हो, करीब करीब हर फैसला जो है वो मोदी जी के पक्ष में जाता है या सरकार के पक्ष में जाता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले भी उनके पक्ष में जाते हैं, सीएजी की फैसले भी उनके पक्ष में जाते हैं। महामानव है, कोई फैसला गलत नहीं करते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी, जो भी जोड़ना चाहे अनिल सिन्हा जी। ये देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, हम लोग उनके इंटेंशन पे डाउट नहीं कर सकते। लेकिन 2-3 चीजें दिखाई देने वाली हुई हैं, जिस पर सबकी नजर जाएगी। फैसला देने के बाद कोई राज्यपाल बन जाता है, कोई राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, तो ये निश्चित तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये इस बारे में पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या राय रखेगी या रखना चाहिए, उसको मालूम नहीं। लेकिन इससे शक तो बनता है। तो वो शक सीधे सीधे इसको आप किससे कैसे कहेंगे आप, इसको डिफाइन करना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में आपको सावधानी से बातचीत करनी होती है, तो इसके लिए मैं, लेकिन ये खुला हुआ है। दूसरा ये है कि अभी तक 8 साल में कोई भी फैसला, सरकार को हिलाने वाला है कोई फैसला जो है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया है। ये एक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बहुत बड़ी टिप्पणी है। बीच बीच में 1-2 फैसले ऐसे लगे कि शायद उनके खिलाफ हो, लेकिन उनका भी नेचर कुछ इस तरह से था जिसमें कि कुछ ज्यादा हुआ नहीं। जैसे पेगासस के मामले में कमिटी बन गई और अंत में जो फैसला आया, कमिटी बनी तो लगा कि अरे चलो कोई स्क्रूटनी तो हो रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला।
और राम जन्मभूमि विवाद के मामले के बाद से और भी हैं, लेकिन ये मुख्य एक वाटर शेड की जिसको कहा जा सकता है कि वहां के बाद से आप देख सकते हैं कि लगातार ऐसे ही फैसले आने लगे। मैं तो आपको कहूंगा कि बीच में तो ऐसी स्थिति आ गई थी, मतलब वो इनके पहले से, गोगोई के पहले से ही, दीपक मिश्रा के समय में ही एक ऐसी स्थिति आ गई थी, जैसे दीपक मिश्रा के समय में, कि लोगों को लगने लगा था कि अब अगर आप कोर्ट जाएंगे तो कुछ ज्यादा होने वाला था, इंडिविजुअल जो फैसले आ रहे थे। तो ये 8 साल में जुडिशियरी को जिस तरह से इंटरवीन करना था, क्रेडिबिलिटी उसकी जो जिस तरह से बनानी थी लोगों की नजर में, वो कहीं न कहीं डेंट हुआ है। दूसरी तरफ है क्या, ये इसलिए भी ज्यादा संभव हो पाया कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से देखें, अगर ये मान लें कि जजों को कुछ बनना नहीं था या कुछ फायदा नहीं लेना था, इम्पार्शियलिटी उनकी अगर जिस पर हम शक ना करना चाहिए, मतलब कायदे से भी नहीं और ये खिलाफ भी है कानून के, लेकिन अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको जरूर नजर आएगा कि उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं एग्जीक्यूटिव के, जैसे सीएजी है, जो जिनका काम मतलब अदर देन फैसला देना है, इनको जुटाना है ये सामग्री गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टैट्यूटरी बॉडी है कैग, सीएजी, उसके बाद बाकी और भी संस्थाएं हैं जो जिनको ये काम करना था, वो भी बुरी तरह फेल हुई। आपको कोई ऐसा सीएजी की कोई रिपोर्ट ऐसी मतलब ध्यान में नहीं आता जिसमें कि जरा भी उन्होंने किया। एक कौन सी रिपोर्ट थी अभी जिसमें उन्होंने आंकड़े ही नहीं दिए, मतलब उन्होंने मान उसको उसको कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से उनका काम हुआ है। और सीबीआई ये वगैरह तो डायरेक्टली, वो तो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि उनके सीधे अंदर में है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सब जगह नियुक्तियां, हर जगह की नियुक्तियां, सीबीआई, सीवीसी, ईडी, सबकी नियुक्तियां जो है वो ये में है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जो है दिक्कत है, क्योंकि जो उसके सामने जो चीजें आ रही हैं, जैसे आप मान लिया राफेल का ही मामला है, तो जितना कुछ सरकार उनको प्रोवाइड करना चाहिए था, कई बार ये बात खुलकर आई कि जो जानकारी उनको मिलनी चाहिए थी, जो न्याय के लिए जरूरी था, वो जानकारी मिली नहीं। और उन्होंने एक और मतलब जो सील्ड कवर में जो जाने लगा, ये तो डेमोक्रेटिक सेटअप में कभी कहीं हुआ नहीं। अमेरिका का जो सिटिंग प्रेसिडेंट था, उसकी सुनवाई पूरी दुनिया देखते रही। दो, बिल क्लिंटन का भी, और मेरे ख्याल में वाटरगेट निक्सन का था ना उसके जी। ये में। तो आप सोच लीजिए कि ये जो लगातार आप हम देख रहे हैं, ये जो लेटेस्ट एग्जांपल है जिसमें नए साल की शुरुआत की है सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले से, ये वाला डिमोनेटाइजेशन, उसमें तो जो भी जस्टिस नागरत्ना का जो है, उससे ही पता चल जाता है, आपको क्रिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नागरत्ना ने जो सारे मुद्दे, वो मैंने पूरा स्टेटमेंट 300 से ज्यादा पे जो पेजेज का है, वो मैंने सुबह से मैं वही पढ़ रहा था। उसने सारे जो डिबेट्स हैं, जो जो चारों जज ने जिसके आधार पर बनाया है, सबको उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। और इसमें तो ऐसा पता लगता है कि संसद, जो भी संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब की धज्जियां उड़ गई हैं। पूरा प्रोसेस ही जो है ऑन डेमोक्रेटिक था। तो और लेकिन उसको उसकी तरफ नजर डालने के लिए तैयार नहीं, उसको जस्टिफाई किया है कई तरीकों से सुप्रीम कोर्ट ने। तो काफी बुरा सिचुएशन है। और सुप्रीम कोर्ट के इस तरह से सरकार के सरकार के खिलाफ फैसला नहीं देने की स्थिति से बहुत दिक्कत तलब स्थिति